गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप लोगों का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 6 जनवरी 2026 को आपका माइनर स्टैटिक्स का एग्ज़ाम होगा। उसी के मद्देनज़र हम लोग आज नेक्स्ट चैप्टर कोरिलेशन एनालिसिस पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण सवाल, डिफिनेशन और थ्योरम को पढ़ेंगे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरे वीडियो को देखें। आपके इस चैप्टर से आने वाले सभी सवाल को आप एग्जाम में कवर कर पाएंगे। चलिए बिना समय वेस्ट किए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि कोरिलेशन एनालिसिस, इससे पहला क्वेश्चन बनेगा डिफाइन कोरिलेशन विथ एग्जाम्पल। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? डिफाइन कोरिलेशन विथ एग्जाम्पल। तो चलिए अब हम कोरिलेशन के डिफिनेशन को देखते हैं। तो कोरिलेशन होता क्या है? हम लोग कोई दो के बीच में जो रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं उसी को हम लोग कोरिलेशन कहते हैं। नाम से ही लग रहा है कोरिलेशन। तो कोरिलेशन मीन रिलेशन बिटवीन टू ग्रुप, दो ग्रुप के बीच में रिलेशन निकाले। इट इज मेजर इन इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इन विच with change in the values of one variable the values of other variable also change। यदि हम लोग किसी का एक वेरिएबल के वैल्यू को चेंज करेंगे तो दूसरे के वेरिएबल के वैल्यू में स्वतः चेंज होगा। वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट मेथड से हो, वो किसी न किसी तरीके से ये मायने नहीं रखता है कि वो उससे रिलेशन है या उस पर डिपेंडेंट है, वो उस पर इफेक्ट करता है। ठीक है, तो पहला काम करेंगे आप लोग फर्स्ट पैराग्राफ में आप लोग जो सिंपल भाषा में, यदि आपको यह लिखना है तो यह लिखिए, या इसके अलावा आप लोग जो भी तैयार करिएगा उसे आप लोग जो है अपनी सिंपल भाषा में लिखिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए तो आपको क्या करना है, उसका डिफिनेशन जो वहाँ के उस चैप्टर या उस बुक से रिलेटेड अच्छे साइंटिस्ट ने जो डिफिनेशन दिया है उसे जरूर मेंशन करिएगा। अब आते हैं हम लोग तो हमने क्या बोल रहा था भाई आप लोगों को, क्या कोरिलेशन का डिफिनेशन सरल भाषा में ही होता है क्या? दो वेरिएबल के बीच में या दो ग्रुप का जो रिलेशन एस्टेब्लिश करता हो। यदि हम लोग एक का इंडिविजुअल वेरिएबल में चेंजिंग लाते हैं तो दूसरे में भी वो चेंज इफेक्ट करता है, वह डायरेक्ट करे इनडायरेक्ट रूप से करे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसे, आप लोग इसे भी उतार सकते हैं, इसे आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या नहीं तो अदरवाइज आप लोग जो है अपनी भाषा में भी इसे लिख सकते हैं। लेकिन यह दो बातें जो है इसे आप लोग लिखने के लिए एकदम ना भूलेंगे, क्योंकि किसी के डिफिनेशन आपके स्टैट्स में हो, मैथ में हो, जो साइंटिस्ट ने उसका डिफिनेशन दिया है उसे मेंशन करने पे आपको अच्छा नंबर मिलता है। अकॉर्डिंग टू ला उन चाओ, इन्होंने कहा था कोरिलेशन एनालिसिस अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। कोरिलेशन जो है एनालिसिस वो अटेम्प्ट करता है, डिटरमाइन करता है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। आगे पढ़ाएंगे, आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी सिर्फ डिफिनेशन को पढ़ें। अकॉर्डिंग टू सिम्पसन एंड काफका, इन्होंने कहा था कोरिलेशन एनालिसिस डील विद द एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। यह हमारा जो है डील करता है, एनालिसिस करते हैं हम लोग दो या दो से अधिक वेरिएबल के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मानिए सपोज डेट करिए द डाटा, यह हम जो एग्जाम्पल लिखे हैं पूरा लैंग्वेज में लिखे हैं, इसलिए ऐसा लिखे हैं क्योंकि यहाँ जो ऊपर में हम डिफिनेशन लिखे थे उसको सेटिस्फाई कर पाएँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं द डाटा ऑन हाइट एंड वेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। आप जानते हैं किसी का डाटा हाइट और वेट का हो, मैंने कि सपोज करिए 5 व्यक्ति का डाटा आपको दिया गया, जिसका 5 व्यक्ति का हाइट भी दिया गया है और 5 व्यक्ति का आपको वेट भी दिया गया है। रिलेट टू ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप, हम उसको रिलेट आराम से कर सकते हैं कि 5 फीट वाले आदमी का वजन 85 kg है, 6 फीट वजन 5 फीट 5 इंच वाले का वजन 76 kg है ना, उसको आराम से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, बट प्राइसेस ऑफ शुगर एंड शुगर कैन आर द टू डिफरेंट सीरीज। ये दोनों अलग अलग डिफरेंट सीरीज है, किसका? चीनी का दाम और शुगर कैन का दाम।
ठीक है, बट देयर वुड बी सम रिलेशन बिटवीन द वैल्यू ऑफ टूज, इस दोनों के बीच में रिलेशन है। यदि शुगर का दाम बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, डिपेंड करेगा शुगर कैन का क्या दाम है। तो हम लोग क्या, पहला सीरीज में हमारा एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, किसका, हाइट और वेट का, लेकिन दूसरे वाले में शुगर कैन जो दाम पे डिपेंड कर रहा है शुगर का प्राइस। तो हम क्या बोले, क्या हम लोग को रिलेशन करते हैं ग्रुप ऑफ डाटा का, जिसमें आपका डाटा एक दूसरे से कोरिलेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हमारा जो है ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है। अब इसी के आधार पर कोरिलेशन का टाइप्स हैं जो एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। क्या आ सकता है, आपको पूछेगा डिस्क्राइब द टाइप ऑफ कोरिलेशन, यह पूछ सकता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से चार्ट बनाए हैं। आप लोग क्या करोगे, इस चार्ट के आधार पे अपना अलग अलग डिफिनेशन भी बना लोगे, क्योंकि एग्जाम में यदि अलग अलग डिफिनेशन पूछे तो आपके लिए बेटर हो। और ये बनाए हैं हम पहले ही बताए थे कि हम एक वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर का पूरा सिलेबस। इसी के मद्देनजर हम सिर्फ मेन पॉइंट को लिख के बनाए। जैसे यहाँ पिछले इधर पेज में डिफिनेशन लिखे, 2 मेन साइंटिस्ट, इसके अलावा भी 2 साइंटिस्ट और दिए है डिफिनेशन जिसका हम चर्चा नहीं किए, और इसका जो है एग्जाम्पल दिए। ये टाइप से आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कोरिलेशन। देखो, पहला टाइप है बेस्ड ऑन डायरेक्शन। बेस्ड ऑन डायरेक्शन पे हम 2 प्रकार से कोरिलेशन को बांट सकते हैं। पहला पॉजिटिव कोरिलेशन, दूसरा निगेटिव कोरिलेशन। अब आता है सर पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, गौर से देखिएगा। व्हेन बोथ वेरिएबल इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर, यदि पहला इंक्रीज करेगा तो अगला भी इंक्रीज करेगा, पहला डिक्रीज करेगा तो अगला भी डिक्रीज करेगा, जैसे इनकम और सेविंग, है ना। ये पॉजिटिव का है। इनकम आपका बढ़ेगा तो सेविंग आपका बढ़ेगा, इनकम आपका घटेगा तो सेविंग आपका घटेगा। ये डायरेक्टली एक दूसरे पे इन्वॉल्व है, ठीक है। इसको पॉजिटिव क्या बोले, डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा निगेटिव, व्हेन वन वेरिएबल इंक्रीज एंड द अदर डिक्रीज, मतलब एक का यदि बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। जैसे तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा तो टाइम टेकन घटेगा, है ना। इस तरह से हम लोग कोरिलेशन कर रहे हैं। दूसरा, यदि आपका क्या कह सकते हो, महंगाई बढ़ेगा तो तुम्हारा जो है खरीदने का क्षमता घटेगा। चलो, अब हम लोग आते हैं सेकेंड टाइप, जहां पर हम लोग बेस्ड ऑन रिलेशनशिप, ये बेस्ड ऑन डायरेक्शन था, ये बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। इसमें हम लोग फिर 2 टाइप पढ़ते हैं। कौन कौन सा टाइप पढ़ते हैं, लीनियर कोरिलेशन और कर्वी लीनियर कोरिलेशन। कर्वी लीनियर कोरिलेशन को ही जो है नॉन लीनियर कोरिलेशन भी कहते हैं। वर्ड इसका जो है ग्राफ के आधार पे बना, ये लीनियर ग्राफ बनता था और ये कर्व बनता था, इसलिए इसको लीनियर और इसको कर्व रख दिया। इसमें पॉजिटिव वैल्यू आता था रिलेशनशिप में, इसमें निगेटिव वैल्यू आता था, इसलिए इसका नाम जो है डायरेक्शन के बेस पर जो है इसको पॉजिटिव और निगेटिव में डिवाइड कर दिया। ये ऑल टाइप ही पढ़ रहे हैं, मतलब एक बेस ऑन डायरेक्शन पे 2 टाइप है, बेस ऑन रिलेशनशिप पे 2 टाइप है, और बेस ऑन तुम्हारा पोजीशन पे 3 टाइप है, सिंपल, मल्टीपल और पार्शियल। चलिए अब आते हैं, बात करते हैं बेस्ड ऑन रिलेशनशिप पे। तो पहला लीनियर कब कहेंगे, जब वेरिएबल चेंज होगा एट कांस्टेंट रेट ग्राफ फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसका ग्राफ के साथ फॉर्म होगा स्ट्रेट लाइन। यहाँ वेरिएबल चेंज कैसे होगा, कांस्टेंट रेट, एक कांस्टेंट रेट के साथ वेरिएबल चेंज होगा दोनों का। जैसे 2008 में गेहूं का दाम 1400 रुपया कुंटल था, 2009 में 1500, 2010 में 1600, एक कांस्टेंट रेट के साथ वेरिएबल चेंज हो रहा है। तो कैसे है, पहला एग्जांपल देखिए, डिस्टेंस एंड टाइम एट कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड पे क्या होता है, जब एक रेट से चेंज होता है डिस्टेंस और टाइम। कर्वी लीनियर क्या है, द रेट ऑफ चेंज इज नॉट कांस्टेंट, मतलब वह जो है रेट ऑफ जो चेंजिंग है वो कांस्टेंट नहीं है। जैसे हमारे यहाँ देखते होगे, प्राय हमारे भारत में देखने को ही मिलता है, महंगाई दर हो या हमारा क्या कहते हैं इसको, गरीबी हो या हमारा खरीदने के कंज्यूमर पावर हो, ठीक है, जीडीपी हो, ये सभी जो है वो कर्वी लीनियर ही रहता है प्राय, क्योंकि वो किसी साल घट रहा है, किसी साल बढ़ रहा है, किसी साल घट रहा है, किसी साल
बढ़ रहा है, मतलब एक जैसा नहीं रहता है। तो इसका ग्राफ कैसा फॉर्म होगा? कर्व फॉर्म होगा। ठीक है, जैसे एज और लर्निंग एबिलिटी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? एज और लर्निंग एबिलिटी। अच्छा, जो तुम्हारा जो है जैसे जैसे कहा जाता है एज बढ़ता है उसका एबिलिटी जो है घटता है। कभी किसी का देखो 18 साल में वो लर्निंग एबिलिटी कम रहता है, 21 साल में उसका लर्निंग एबिलिटी बढ़ जाता है, 24 साल में और बढ़ जाता है, लेकिन 30 साल में फिर घट जाता है। धीरे धीरे घटता है, बढ़ता है, घटता है। तो एज के साथ साथ लर्निंग एबिलिटी जो है लोगों का इंटरेस्ट के आधार पर वो घटता बढ़ते रहता है। मतलब यहाँ पर वही हो रहा है कि मतलब एट कांस्टेंट रेट में चेंज नहीं हो रहा है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है ना। अब तीसरा नंबर आता है इसमें सिंपल, मल्टीपल और पार्शियल है। सिंपल रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। सिंपली हम इसको रिलेट कर दे, जैसे प्राइस और डिमांड का। मल्टीपल क्या होगा? वन वेरिएबल रिलेटेड टू टू और मोर देन वेरिएबल। एक का हम एक से ज़्यादा से रिलेट करें। जैसे तुम्हारा हो गया क्रॉप, खेती जो करते हैं वो किस पे आश्रित रहता है? रेनफॉल पे, फर्टिलाइजर पे, टेम्परेचर पे, है ना, वर्षा पे, सिंचाई पे, कहीं कहीं हमारा खाद पे भी डिपेंड कर, उस पर भी डिपेंड करता है, बीज पर भी, है ना, माटी पे भी डिपेंड करता है। तो मतलब दो या दो से अधिक वेरिएबल्स पे तुम रिलेट करते हो। पार्शियल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स व्हाइल कीपिंग अदर वेरिएबल आर कांस्टेंट। मतलब हम लोग यहाँ जो करते हैं दो के बीच में, और वह जो तीसरा चीज़ है कांस्टेंट। जैसे रिलेशनशिप बिटवीन मार्क्स एंड स्टडी आवर्स, यह दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेट है। तुमको मार्क्स ज़्यादा तभी आएगा तुम ज़्यादा देर पढ़ोगे, बट इंटेलिजेंस कांस्टेंट है ना। तो ये तीन तरह से टाइप्स है। तो पहला काम करोगे तुम लोग कोरिलेशन का डेफिनेशन विथ एन एग्जाम्पल। दूसरा काम आप लोग करिएगा टाइप ऑफ कोरिलेशन। हम फिर से अपनी बातों को पुनः रिपीट कर रहे हैं कि वीडियो को स्किप ना करो। आप लोग यह जान लीजिए मैक्सिमम नंबर एग्जाम में आएगा यदि आप इस वीडियो के अनुसार नोट करिएगा और एग्जाम का तैयारी करिएगा। तो एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। आप लोग देखे होंगे कि इसके पहले भी हम वीडियो बनाए थे रियल एनालिसिस का, और उसके लास्ट वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे एग्जाम देके तुम लोग आए होगे। प्लेलिस्ट में जाके देख लो क्या जो वीडियो बनाए थे उससे एग्जाम में कितना क्वेश्चन लड़ा था। मोर देन 75% क्वेश्चन लड़ेगा एग्जाम में। आप SKMU यूनिवर्सिटी से हो, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से हो, रांची यूनिवर्सिटी से हो, यदि वह सिलेबस आप जो वीडियो हम बनाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम पर, यदि वह सिलेबस वहाँ मैच करता है तो ये तीनों यूनिवर्सिटी के लिए आपका जो है इम्पोर्टेंट एकदम एग्जाम में लड़ेगा। चलिए अब हम लोग तीसरा इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनता है SKMU यूनिवर्सिटी के मद्देनजर वीडियो बना रहे हैं, तो वहाँ पर अब तीसरा क्वेश्चन बनता है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। एक बात यहाँ पे और बताने के लिए मिस कर गया, जो आपको डिस्प्ले पे दिखेगा जब वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ कोरिलेशन। यह भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। डिफाइन कोरिलेशन एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। तो आपको इम्पॉर्टेंस में क्या लिखना है? तो आपका इम्पॉर्टेंस में आएगा हेल्प इन प्रिडिक्शन एंड प्रोडकास्टिंग। प्रोडकास्टिंग जो मौसम विभाग करता है या कोई भी प्रकार का अंदाजा लगाते हैं, इसमें यह हेल्प करता है। यूजफुल होता है ये इकोनॉमिक्स में, बिजनेस में, साइंस एंड सोशल स्टडीज़ में। इसका जो यूजेज होता है वो किसके लिए होता है? इकोनॉमिक्स, बिजनेस, साइंस और सोशल साइंस में। हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग लेने में। हम किसी दो चीज़ को कंपेयर करेंगे तभी डिसीजन मेकिंग लेंगे, कौन चीज़ ले कौन चीज़ ना ले, फ्रॉम द बेसिस ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डिफिनीशन। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है? कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये एक मेथड है जिसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को। ये जो बेस्ड होता है कोवेरेंस होता है, बेस्ड ऑन कोवेरेंस ऑफ कंसर्न्ड वेरिएबल। इसका मतलब क्या हो गया? कोवेरेंस जो है एक स्टैटिकल मेजर है, डाटा को मेजर करने स्टैटिकल मेजर प्रोसेस है जिसमें हम लोग टू वेरिएबल्स का चेंज टुगेदर को चेक करते हैं। कोवेरेंस में क्या करते हैं? हाउ टू वेरिएबल चेंज टुगेदर। ठीक है, इसका मीनिंग होता है हाउ टू वेरिएबल्स चेंज टुगेदर। तो इसमें हम लोग चेक करते हैं कि पहला डाटा इंक्रीज किया तो दूसरा डाटा डिक्रीज किया क्या नहीं किया, पहला डाटा डिक्रीज किया दूसरा डाटा इंक्रीज किया क्या नहीं किया, इसके आपस में
जो भी इस पे इफेक्ट है उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, किसका, जब भी हमारा डाटा कंसेंट दिया गया उसके वेरिएबल्स का। इसको निकालने का दो प्रोसेस होता है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग की यूनिवर्सिटी SKM यूनिवर्सिटी में सवाल का जो लेवल होगा प्रॉब्लम का वो हल्का होता है। तो और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन लिखा मिलेगा, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड विद द डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड। यहाँ आपको प्रॉब्लम हार्ड नहीं देता है, न्यूमेरिकली वैल्यू हार्ड नहीं देता है, इसलिए हम लोग इनडायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड से सवाल नहीं बनाएंगे। आगे सेमेस्टर में यदि समय ज़्यादा मिलेगा तो हम इस मेथड पे आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। यहाँ पर हम लोग सिर्फ इसी दो प्रोसेस, इसी दो फार्मूला के साथ सवाल बनाने के लिए सीखेंगे। लेकिन आप लोग को एग्जाम में यह आ सकता है, व्हाट इज कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो आप लोग क्या करिए, इसमें आप लोग इसका डिफिनेशन भी लिख लीजिए। ठीक है, इसका क्या करिए, डिफिनेशन लिख लीजिए, इसका लिमिटेशन लिख लीजिए, इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। तो हम यहाँ पर आपको जो है देखिए नोट करके रखे हैं, यहाँ पे हम डिफिनेशन कार्ल पियर्सन का लिख देते हैं। तो यहाँ पे कार्ल पियर्सन का डिफिनेशन अपर में जो लिखे हैं उसको भी लिखना है और साथ में साथ लिखना है आपको, ये समझने के लिए इजी भाषा में। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, हम नहीं सोचे थे, हम सोचे थे बाद में आपको डिफिनेशन। इज अ, क्या है ये, स्टैटिकल मेजर है। हम लोग स्टैटिकल मेजर करते हैं, मेजर यूज्ड टू डिटरमाइन, इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ लीनियर relationship between two quantities, quantitative variables। ठीक है, ये आप इजी भाषा में लिख दिए। ठीक है, इसका रेंज क्या होता है ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका रेंज जो होता है वह होता है R का रेंज -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ठीक है, इस पे और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, रुको सॉरी यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, आप लोग को एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, क्या स्ट्रॉन्ग कब होगा। ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिव, वीक स्ट्रॉन्ग कब होता है, वीक और स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो आपका देखिए परफेक्ट होगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कब होगा, +1 पे। ठीक है, और निगेटिव कब होगा, परफेक्ट पॉजिटिव, और परफेक्ट निगेटिव कब होगा, -1 पे। ठीक है, फार्मूला आप ऊपर देख चुके हैं, फार्मूला हम ऊपर में लिख चुके हैं। चलिए, इसके बाद आता है चलिए अब एक सवाल से हम लोग इसको समझते हैं, और आज का वीडियो इसी के सवाल के साथ अंत करेंगे हम लोग, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से भी आप लोग को दिक्कत है, उतना देर आप लोग बन के नहीं देख पाते हैं। और एकदम ये जो प्रॉब्लम देख रहे हैं, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय डायरेक्ट मेथड। हम यहाँ डायरेक्ट मेथड इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि हम आपको शुरू में ही बताए अभी कि हम लोग जितना भी सवाल बनाएंगे इस यूनिवर्सिटी में वो डायरेक्ट मेथड से ही बनाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा अब अंतर क्या होगा एग्ज़ाम में, जैसे यहाँ पे एक हम छोटा सा एग्जाम्पल लिए जो समझाने में और आपको आसान हो, बनाने में आपको भी आसान हो। आप लोग किसी भी माध्यम से, किसी भी बुक से, गूगल के माध्यम से कार्ल पियर्सन का 5-6 सवाल आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, या जो बुक प्रिस्क्राइब किया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा उसके एक्सरसाइज से, एग्जाम्पल से बना लीजिए सवाल, हल्का हल्का एग्ज़ाम में डिट्टो सवाल लगेगा। अंतर बस क्या होगा, यहाँ 5, 6, 7
9 10 है, 8 9 है, वहाँ पे होगा 10 11 12 13 14। यह हो सकता है यहाँ पे 10 20 30 40 25, यहाँ पे हो जाएगा 8 है, 9 है, 8 है, 10 है, 7 है, 16 है। तो वहाँ पे सवाल में क्या हो सकता है 15 16 50 70 80, यही अंत होगा। मतलब हम लोग को पता है कार्ल पियर्सन में 2 डाटा दिया हुआ, एक एक्स वेरिएबल का, एक वाई। इसमें कितना काउंटिंग करिए 5 है। तो इसको बनाने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन टेबल तैयार करेंगे एक्स सीरीज का, वाई सीरीज का। एक्स सीरीज का मेंबर्स कौन कौन है, नंबर्स 5 6 7 8 9। हम लोग डी एक्स, पहला मेथड है डी एक्स, आप लोग यहाँ गौर करिएगा, एक ये वाला फार्मूला है डेल एक्स वाला और एक सीधे वाला है। आप ये भी बता देंगे, ये यहाँ पे इसलिए नहीं बताएं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होता है। ये मेथड इसलिए बता रहे हैं, इसमें कैलकुलेशन छोटा होता है। ठीक है, तो डी एक्स निकालने का तरीका क्या होगा, आपको यही गौर करना, इस सब का कौन सा ऐसा मिडिल पार्ट ले जिसको हम लोग 0 ले ले, जिसमें क्या हम लोग इसके छोटे को नेगेटिव में और बड़े को पॉजिटिव में, जिस तरह से हम लोग वहाँ पर भी एज्यूम मीन निकालने के लिए करते थे, जस्ट लाइक यहाँ पर भी हम लोग एज्यूम्ड करेंगे, ऐसे नंबर को एज्यूम करेंगे जहाँ से उसका डिफरेंट जो है, जिसका सम 0 हो, बस ये ध्यान रखना है। डी एक्स का जो वैल्यू है वो 0 है। यहाँ देखिए 7 पक्का मिडिल टर्म है, ठीक है। तो 7 से 1 का -6, 7 से 5 घटाए, 5 से 7 घटाए, उल्टा घटाना होता है ना, 5 से 7 घटाए -2, 8 8 से 7 घटाए 1, 9 से 7 घटाए 2, सबका सम 0 आया, वेरी गुड, आ गया 0। तो डी एक्स स्क्वायर निकालना है उसके, मतलब ये जो वैल्यू आया इसका स्क्वायर, फिर उसको सम कर देना है, समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर। इसी तरह से वाई सीरीज में हम देख रहे हैं 9 है, 8 है, 10 है, 7 है, 6 है। तो इसका जो हमको लगता है 8 एक ऐसा टर्म है जो मिडिल पर रहा है, इसमें हम एज्यूम कर सकते हैं 8 को, क्योंकि 8 से देखिए 2 बड़ा है, 9 और 10, और 2 छोटा है ना, पक्का। तो 8 ले लिए, 8 को एज्यूम इन 0 मान लिए, तो 9 में 8 गया 10, 10 में 8 गया 2, 7 में 8 गया -1, 6 में 8 गया -2, फिर इसका स्क्वायर डी एक्स निकाल लिए, डी वाई स्क्वायर। अब हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, फार्मूला में देखिए क्या था मेरा, फार्मूला में जो देखिए यहाँ पे फार्मूला भी दिख रहा होगा आपको, है ना, डेल एक्स इंटू डेल वाई, मतलब डेल एक्स डेल वाई भी निकाल लेते हैं, डी एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, डी वाई का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है ना, इस दोनों को गुना करके यहाँ पे लिख दिए, इससे समेशन ऑफ डी एक्स डेल वाई निकाल लिए। ये तीनों सब कुछ निकाल लेंगे आप लोग, इसको वीडियो को क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट करिएगा, स्क्रीनशॉट करके आप इसको अपने से बनाइएगा। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स अपॉन नंबर्स, तो समेशन ऑफ एक्स जो है 35 है, अपॉन 5 नंबर है तो 7 हो गया। इसी तरह से मीन ऑफ वाई क्या हो जाएगा दूसरे डाटा का, तो समेशन ऑफ वाई अपॉन एन, मतलब इस सब का सम 40 है, 40/5 8 आ गया। अब हमको डेल एक्स का फार्मूला क्या होता है, बस यही देखिए, ये मेथड, ये फार्मूला में, इस 2 फार्मूला में यही चीज़ का डिफरेंट है। यहाँ पे गौर करिए, यहाँ पे डेल एक्स है, डेल वाई है, यहाँ अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर है। ये फार्मूला इजी है, ठीक है, बस स्क्वायर बड़ा हो जाता है, ठीक है, और कोई बात नहीं है। देखो समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर यहाँ निकाल चुके हैं 10, निकल गया, और नंबर्स कितना है 5, अंडर रूट 10/5 = 2। यदि हम लोग इस वाले फार्मूला से देखेंगे डेल एक्स, देखो सेम बात आ रहा है यहाँ पर, देखो है ना, यहाँ n से गुना हुआ इसलिए यहाँ पे n और n दोनों का बाहर आएगा तो कट जाएगा, है ना। चलो ये फार्मूला से 2 आया। इसी तरह से डेल वाई निकाल लिए, इसका वैल्यू √2 आया। अब फार्मूला में पुट कर दिए r बराबर समेशन ऑफ डेल एक्स इंटू डेल वाई अपॉन n इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। समेशन ऑफ डेल एक्स इंटू डेल वाई का वैल्यू 7 आया था, लिख दिए, n लिख दिए, ये लिख दिए, हमारा वैल्यू आ गया, ठीक है, कितना आ गया 0.7। इस मेथड में है क्या, आपको रिलेशन निकाल देता है कोएफिशिएंट का, कोरिलेशन, ठीक है, बट निगेटिव आया या पॉजिटिव आया ये नहीं बताता है। इसका आंसर निगेटिव आ रहा है, ठीक है, निगेटिव ऑफ 0.7। अब ये एग्जैक्ट कैसे निकलेगा हमारा, सर अनदर मेथड से। अनदर मेथड में क्या करेंगे सर, सेम टेबल बनेगा, यहाँ पर ये सेम रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा डेल एक्स, ठीक है, यहाँ पे डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे एक्स लिखेंगे सीरीज का, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, देखो है ना, एक्स स्क्वायर, और यहाँ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है।
तो पहला काम क्या करेंगे सर, समेशन ऑफ एक्स वाई, मतलब एक्स वाई जो सीरीज है यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, 5 6 7 8 9 लिख देंगे एक्स यहाँ पर, और एक्स स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। इसी तरह वाई का 81 64 100 77 49 49 फंसा के 36, यहाँ पे वाई स्क्वायर निकाल लेंगे, है ना, और इस फार्मूला में पुट कर देंगे, बस कुछ नहीं। एक्स इंटू वाई ये भी निकालना होगा, एक्स वाई का गुना, यहाँ पे जो एक्स लेंगे और यहाँ पे जो वाई लेंगे इस दोनों का गुना यहाँ निकाल देंगे, है ना। बस अंतर क्या हो जाएगा इस वाले फार्मूला के लिए, इस फार्मूला का बात करते हैं हम, तो सर यहाँ पर हम लोग एक्स निकाल लेंगे। देखो यहाँ ब्लू से निकाल देते हैं, क्या है 5, देखो यहाँ पे लाइन दे देते हैं 5 6 7 8 9, यहाँ पर क्या निकाल देंगे सर, एक्स स्क्वायर 25 36 49 दिख रहा है इन सबको, 8 64 81। उसी तरह से सर यहाँ पर भी निकालेंगे y, और यहाँ पे वाई स्क्वायर, और यहाँ पे x इंटू वाई इधर निकाल के रख देंगे, और सबको हम लोग जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद सबके स्थान पे सबका वैल्यू पुट कर देंगे, इससे भी रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये होमवर्क है, नहीं बनेगा तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम के साथ नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तभी बनाएंगे जब आप कमेंट बॉक्स में डिमांड करिएगा, ठीक है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।